औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, मैं आपको दुनिया की बेहतरीन कारोबारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे कारोबारी सिस्टम का नाम है जेनुइन सिस्टम, पीजी सिस्टम, ये उसका लोगो है ना, आपको लोगो नज़र आ रहा है। तो ये सिस्टम ना पिछले 40 साल से अमेरिका में कामयाबी के साथ काम कर रहा है, और इसको ज्वाइन करके बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं ना। और आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन के इसमें शामिल होकर ना अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। तो मैं अपना तारुफ करवा दूँ तो मेरा नाम राना फारूक जावेद है। मैं इस सिस्टम में आने से पहले फौजी कमीशन में जॉब करता था, इंटरनल ऑडिट में, आपको मैंने बताया था। तो मेरा इस सिस्टम में जो रैंक है ओहदा है वो सेल्स डायरेक्टर है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 10 जनवरी 2003 को इस सिस्टम का आगाज़ किया था। 2003 को मैंने इसको ना शुरू किया था, और मैं पिछले 18 साल से अपने दोस्तों को एम्पावर कर रहा हूँ। मेरी जो जॉब है वो ये है कि लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना, उनको एम्पावर करना, उनके ड्रीम्स पूरे करने में उनकी हेल्प करना ना। तो मैं अपने स्पॉन्सर, मेरे जो स्पॉन्सर थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, और मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर जो थे वो राना सुहेल अहमद साहब थे, जो मेरे बड़े भाई थे। तो हम दोनों के जो स्पॉन्सर थे मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, कराची से उनका तल्लुक़ था। तो उन्होंने हमें इस सिस्टम से मुतारफ़ करवाया था। उनकी वजह से, बड़े भाई की वजह से, मुस्तफ़ा भाई की वजह से मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुई, और मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर ना। तो इस सिस्टम को मैंने क्यों ज्वाइन किया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो बुनियादी मैं आपको ना 3 वजूहत जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह ये है कि मेरे बड़े बड़े ख्वाब थे, और मैं अकाउंट्स के शोबे में काम कर रहा था। तो अकाउंट्स का शोबा मेरे उन ड्रीम्स को पूरे करने की सलाहियत नहीं रखता था, ठीक है। तो इसलिए मैं नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि मुझे कोई ऐसा मौका मिले जिसमें मैं अपनी फैमिली के, घर वालों के सारे ख्वाब पूरे करूँ। फिर दूसरी वजह बड़ी ये थी कि मैं कोई ऐसा काम चाहता था कि जिसमें मैं खुद भी तरक्की करूँ, और मैं अपने जानने वाले जो दोस्त हैं बाब ना, उनको भी मैं पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ, और उनको भी मैं ग्रो करूँ। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिद वालदा को जो है वो हज उम्रा करूँ। तो ये 3 बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को जो है वो ज्वाइन किया। तो अब हम आगे बढ़ते चलिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे होगी फारूक। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड ऑफ इनकम, आमदनी का रवैया। आमदनी का रवैया क्या है ना, हमारे इस माशरे के अंदर ना आमदनी के 2 रवैये पाए जाते हैं। अब हर इंसान के ख्वाब होते हैं, तो आपके ख्वाबों का पूरे होने का जो ताल्लुक है ना वो आपकी आमदनी के साथ है, और आमदनी का ताल्लुक जो है वो आपकी एटीट्यूड के साथ है, आपके रवैये के साथ है, ठीक है। आमदनी हासिल करने के लिए माशरे में 2 तरह की सोचें पाई जाती हैं। ये टू वे ऑफ थिंकिंग है ना, ठीक है। 2 तरह की सोचें पाई जाती हैं। पहली जो सोच है उसको हम लिज़र्ड के साथ तशबीह देते हैं, और दूसरी जो सोच है उसको इसके मकड़ी के स्पाइडर के साथ तशबीह देते हैं। अच्छा, अब छिपकली जो है ये क्या करती है, लिज़र्ड यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट्स टू कैच द फूड ना। ये क्या करती है, अपना वक्त लगाती है और एफर्ट लगाती है, 2 चीज़ें लगाती है और अपनी फूड हासिल करती है। तो इसको ना अपनी फूड हासिल करने के लिए हर बार नया वक्त लगाना पड़ता है, नई एफर्ट ने यही सिखाया। तो जब तक इसमें जान होती है ये क्या करती है, अपनी खुराक हासिल करती रहती है। जब तक उसमें जान नहीं होती तो लाशें प्यारी हो जाती है। अच्छा, जबकि मिस्टर स्पाइडर जो है ना, इनकी इनकी अप्रोच इनसे ज़रा हट गया है। तो स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर यूजेस इज टाइम एंड एफर्ट्स टू बिल्ड एन एसेट। ये क्या करता है, ये भी वक्त लगाता है और कोशिश लगाता है, ये भी वक्त और कोशिश लगाती है। लेकिन ये क्या करता है, ये फूड हासिल करती है, फूड नहीं हासिल करता। ये क्या करता है, एसेट्स बिल्ड करता है, ठीक है, एसेट बिल्ड करता है। एसेट से जो है ना ये क्या करता है, ये प्रोडक्टिव एसेट बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, नेट बुनता है ये ना। इसे पता होता है मैं नेट बनाऊंगा और उस पर खुराक खुद आके फंस जाएगी, और ये अपना पेट पालता रहेगा। एक दफ़ा एफर्ट करके नेट बना लूँगा, और मैं सारी ज़िंदगी जो है वो लाइफ को इंजॉय करूँगा, और मेरी फूड का मुझे कोई टेंशन नहीं है। जबकि छिपकली को सुबह शाम की टेंशन है, और ये क्या फंसना है, ठीक है। तो ये 2 तरह की जो है वो सोच जो है वो पाई जाती है हमारी आमदनी को हासिल करने के लिए सोसाइटी के अंदर ना। अच्छा, अब देखिए अहम पॉइंट इसमें ये है कि दोनों की खुराक एक जैसी है, लेकिन उसको ना हासिल करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारी जो सोच है ना शायद बचपन से लेके अब तक, ठीक है, वो कौन सी बनाई जाती है, पेरेंट्स ने भी ये बनाई, और फिर प्रोफेसर्स टीचर्स ने भी ये बनाई, ठीक है। जो भी बड़ा मिला उसने हमें ये बनाई।
तो असल में ये प्रेजेंटेशन मैं आपको नहीं दे रहा, इसका मकसद ये है कि हम अपना ना माइंड सेट चेंज करें। अगर तो हमने माइंड सेट चेंज कर लिया तो हमारी सक्सेस शुरू हो जाएगी। ये तो लिजर्ड की तरह इसी तरह लाइफ गुजार रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, और हम भी उसमें से गुजार के इसी तरह दुनिया से जो है चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंसानों का क्या रवैया है ना आमदनी हासिल करने का, इंसानों का क्या रवैया है। अच्छा तो हमने कैचअप मीटिंग में रॉबर्ट की बात की थी, ठीक है, तो उसने ये थ्योरी पेश की है। हाँ तो इसके ऊपर पूरी बुक है, बस इसका अभी शार्ट सा ओवरव्यू जो है ले लेना। इसको कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश कहाँ फ्लो होता है ना, ठीक है, तो वो कहता है कि उसने मेन 2 क्वाड्रेंट बनाए हैं, एक को लेफ्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, एक को राइट, और उसके फिर सब जो है ना वो इसने 4 क्वाड्रेंट बनाए। ठीक है, अच्छा तो ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये थ्योरी पेश की। जापानीज अमेरिकन बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रेडर हैं, और इनका बड़ा पूरी वर्ल्ड के अंदर बड़ा काम है। यूट्यूब पे इनकी ना बहुत सारी आप देख लेंगे, इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं। अच्छा तो ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें इम्प्लाई आता है ना, ये क्या कहते हैं, हैव जॉब जनरेट इनकम फॉर बॉस। ठीक है, हाँ तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% है ना, और ये किसके लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए। जो इनका बॉस कहता है ये काम करते हैं, अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो फिर पता ही आपको क्या होगा। ठीक है, तो जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये इनका जो रिक्वायरमेंट होती है ना, इनका जो टारगेट होता है वो होता है सिक्योरिटी। इनकी कोर वैल्यू ना, इनकी जो कोर वैल्यू होती है सिक्योरिटी होती है। मतलब इनका माइंडसेट ये होता है कि हमें ऐसी सिक्योर जॉब मिल जाए, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन हो ऐसा कि 60 साल तक वो लगी रहे, टूटे ना, पक्की हो ना। पेरेंट्स भी ये सिखाते हैं, पुत्र कोई पक्की नौकरी, गवर्नमेंट की जॉब देख लो। ठीक है, तो तेरा रिश्ता भी अच्छी जगह पे हो जाएगा। दूसरी जो कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फॉर योर सेल्फ, ये अपने लिए काम करते हैं, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% है। अच्छा यहाँ पे ना पाकिस्तान में आपके सीनियर से भी ये बात हुई, वो सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस कह रहे थे ना, यहाँ से बात का आगाज हुआ, आपने भी सुना। तो मैं भी कह रहा था सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस नहीं होता, ये जॉब की एक दूसरी शेप होती है। ठीक है, यहाँ पे बॉस तो फॉलो कर रहा होता है, यहाँ पे बंदा किसको फॉलो कर रहा होता है, बिजनेस को फॉलो कर रहा है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी लाइफ, मसलन 9 to 5, और इधर क्या है, नो 9 to 5, मुमकिन है सुबह 7 से लेकर रात 12 तक, ऐसे ही है ना। इधर मेडिकल लीव है, कैजुअल लीव है, अर्न लीव है, यहाँ पे जो लीव है सिक लीव है, दो। तो मतलब ये ना ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ना, ये जॉब की एक दूसरी, बल्कि जॉब की एक टफ शक्ल है। हाँ इनकम भी ठीक है, तो पाकिस्तान में इसको बिजनेस कहते हैं, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी में सेल्फ एम्प्लॉयड जाती है, ये अपने लिए काम करते हैं ना। ठीक है, इनकी जो कोर वैल्यू होती है, जो रॉबर्ट कहता है, वो होती है इंडिपेंडेंस, आज़ादी। ठीक है, तो मैं नौकरी करती थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हाथ से ताला लगाती दुकान को, हाथ से ताला लगाती। ठीक है, लेकिन किसी की पुछ पड़ती है, किसी को मुलाजम नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है मुझे आज़ादी दे दो, मुझे नौकरी से ज़्यादा काम दे दो, आज़ादी दे दो, मैं 8 नहीं 10 घंटे काम करूँगा, 12 करूँगा, लेकिन मुझे पूछने वाला ना, काम में ज़्यादा करूँगा। तो कहते हैं इसकी कोर वैल्यू क्या होती है, इंडिपेंडेंस। तो ये शायद 95% लोग हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, और इनके पास 5% बैठते हैं। ठीक है, और ये दोनों इनका माइंडसेट क्या बनाया जाता है, यू वर्क फॉर पैसे। ठीक है, बड़े इनका सीन बनाती है, आपने पैसे के लिए काम करना है। कान खोल के बात सुन लो, जितने घंटे ज़्यादा नौकरी करोगे, जितने घंटे ज़्यादा दुकान खोलोगे, पैसा उतना आएगा। पैसे का ताल्लुक जो है, पैसे का जो लिंक है, वो किसके साथ है, वक्त के साथ है, काम के साथ है। ठीक है, अच्छा तो अब शायद तीसरा जो क्वाड्रेंट है ये बिजनेस ओनर है, इसको बिजनेस कहते हैं ना, ये बिजनेस ओनर है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4% है। ये क्या कहते हैं, ओन अ सिस्टम, अपना सिस्टम ओन करते बनाते, और पीपल वर्क, लोग इनके लिए काम करते हैं। ठीक है, HVL किसका है, आगा खान का। आगा खान ने क्या किया, सिस्टम बनाया। अब आगा खान साहब आपकी ब्रांच में मेरे ख्याल में साल में भी एक दफ़ा मिलेंगे, क्या ख्याल है। ठीक है, ना आप उन्हें बुलाएंगे, ठीक है, हाँ मुमकिन है वो हेड ऑफिस शायद एक दफ़ा आ जाए साल में, वो भी उनकी मर्जी है। ये तो पॉसिबल है मैनेजर को बुला लेंगे और उसे कह देंगे भाई रिपोर्ट दे दो, और उसे कह देंगे पिछले साल ये था, अब आप जो है ना ज़रा देखो, अगर ना हुआ तो फिर अगले आप समझ लो, बात समझ गई है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, और लोग इनके लिए काम करते हैं। कौन लोग, आप पढ़ लिख के, और हमें ये जॉब्स देते हैं,
और हम इनके लिए काम करते हैं। हमारी इनकम में से हमें थोड़ा हिस्सा हमें भी देते हैं और ज़्यादा हिस्सा खुद रख देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये अपना सिस्टम बनाते हैं। देखिए सोफे में बैठे हुए, एप्पल भी खा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए, ठीक है, ये इनका अपना जो है वो सिस्टम होता है। इनको कहते हैं बिजनेस ओनर। इनकी इनकी जो कोर वैल्यू है, रॉबर्ट कहता है, वो है बिल्ड द पीपल, वेल्थ बिल्डिंग। ये वेल्थ बिल्डिंग, इनका ध्यान वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर ना, कारोबारी मालिक, ठीक है, इन्वेस्टर, सॉरी इन्वेस्टर में आएगा ना। तो ये वॉरेन बफेट है, जानते होंगे आप, दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर से कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है मनी वर्स वैल्यू ना। इनका माइंडसेट ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकी कोर वैल्यू है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा वहाँ ये पैसा लगाएंगे। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% है। तो ये दोनों दोनों 5% ऑफ पीपल है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। इनके पास वेल्थ कितनी है? 95। उल्ट काम हो गया है, 95% के पास 5%, 5% के पास 95%। इनका माइंडसेट क्या बनाया जाता है? पेरेंट्स क्या कहते हैं, टीचर, इनका माइंडसेट मनी वर्स वैल्यू, पैसा आपके लिए काम करेगा। हमारा माइंडसेट बनाया जाता है यू वर्स वैल्यू। सारी जिंदगी तुम 60 साल तक पैसे के लिए काम करते हो, और क्या होता है सर, बेसिक नीड्स ये बेचारे पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। और इनकी बेसिक नीड्स को इशू नहीं है, इन्होंने बस 4-5 साल अगला खाना होता है सिस्टम बनाने में, सिस्टम को मेच्योर करने में, उसके बाद इनके लिए होती है लाइफ को एंजॉय करनी होती है, लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं। फिर हो गया सर। अब हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब है शादी दोस्तों को इधर से निकाल। इज इट अ नोबल काज? आज के दौर में इससे अच्छा कोई काम हो सकता है? ये खाना खिलाने से अजीम काम है, किसी को पैसे दे के उसकी ज़रूरत पूरी करने से अजीम काम है। तो ये क्या काम है? लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना, लोगों को एम्पावर करना, ठीक है। तो हमारी कौम को अभी पढ़े थे बुक ना बच्चों के साथ, तो वो बिजनेस स्कूल ना, तो वो आई एक सेंटेंस आया कि अगर आप गरीबों की फाइनेंशियल हेल्प करेंगे तो आप उनको और पुअर बनाएंगे। तो मैंने सिम से पूछा, सिम इसका क्या मतलब है? तो उसी भी कहते हैं इमरान खान हेल्प कर रहा है, तो डोनेशन होती है उसमें उनके 12-12 हज़ार के, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीके का है, और सारी हुकूमतें ऐसे कहती हैं। इमरान खान बेचारे का क्या कसूर है? सारी हुकूमतें ये करती हैं कि गरीबों को पैसा देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या कर रहे हैं आप? पुअर को और पुअर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनका क्वाड्रेंट चेंज करके उन्हें कहते हैं भी अपना सिस्टम बनाओ, सिस्टम कोर्स करो। तो ये इस नोबल काज के ऊपर हम काम करें। आगे चले सर। अच्छा, तो अब शायद आप किस खाने को पसंद करते हैं? मतलब आप रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे, अपनी अपनी उसको हैसियत को नहीं देखेंगे आप। मैं कह रहा हूँ आप जिस पे उंगली रखेंगे वो अभी आपको मिल जाएगा। आप किस पे उंगली रखेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी आपने बात की। इधर शरीर आने के लिए ना हमें इधर आना होगा, ठीक है। हम इधर आएंगे, काम करेंगे और अपना सिस्टम बनाएंगे, उससे हमें सेविंग होगी, सेविंग हम इधर इन्वेस्ट करेंगे ना, ठीक है। तो हर इंसान चाहता है कि वो इन्वेस्टर बने। बहुत अच्छी आपने सिलेक्शन की। इन्वेस्टर बनने के लिए हमें बिजनेस ओनर को सिलेक्ट करना होगा। बिजनेस ओनर से हम इधर, अभी आप किधर है? मैं भी इधर था ना। तो मुझे मेरे दोस्तों ने इधर जो है ना वो लाने की तरकीब दी ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर आया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। पिंडी में हम रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आमदनी से घर बनाया। ये मेरा विरासती घर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें 5000 मैंने दिया था। हाँ हाँ, तो कहते मैंने कहा नहीं ज़रूरत, कहते बरकत के लिए रखे। जब बरकत के लिए कहा मैंने फ़ौरन जेब में डाल दिया, सारे आपके पैसे, कहते बरकत के लिए रखे। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब मुझे 5000 कह दिया था, तो मुझे वो 5000 बहुत अच्छे लगे। तो वेदर अच्छा, तो शजी आगे चलते हैं। अच्छा, तो आपने शजी जैसे भी बात की बिजनेस ओनर सिलेक्शन और बेस्ट वे टू बिल्ड अ सिस्टम ना, कि बिजनेस ओनर अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना सिस्टम बिल्ड करें। बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ भी लिया कि कामयाब लोग कौन होते हैं? सिस्टम बनाने वाले लोग होते हैं ना। और आप भी ये चाह रहे होंगे कि हम भी अपना सिस्टम बनाएं। तो अब सिस्टम के ऊपर थोड़ी हम बात कर लेते हैं ना, और ये बात करते हैं कि आइए देखते हैं कि आम आदमी कैसे सिस्टम बना सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब कारोबार में ना लोग फेसबुक, ठीक है, बनी, नावल लिख लिया बंदे ने, ठीक है। फेसबुक के लिए, नावल के लिए टैलेंट चाहिए, ठीक है, दूसरों से कंपटीशन चाहिए, ठीक है। और फिर अहम बात क्या होती है, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग दुनिया का अमीर आदमी क्यों बना कम उम्र? उसने ट्रेंड के साथ वो मूव हुआ,
टैलेंट तो होता है, टैलेंट को सही वक्त पे इस्तेमाल करना एक डिफरेंट आर्ट है, जो कि हर किसी के पास, उसके पास कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने अपने टैलेंट को वक्त के साथ जो है वो इस्तेमाल किया। फिर अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, इसमें भी आपको दूसरों से कंपटीशन करना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, सरमाया चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी नहीं बना सकता। तो ये हमारे पास ऑप्शन है सिस्टम बनाने की ना, ठीक है। अच्छा, तो गरीब आदमी इन तरीकों से सिस्टम नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको एक नया सेगमेंट पेश करने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं, जिसकी मदद से ना एक आम आदमी भी, गरीब आदमी भी सिस्टम बना सकता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। इसका दूसरा नाम है फ्रेंचाइजिंग बिजनेस, ठीक है। एक तो फ्रेंचाइजिंग आपने देखी है, मैकडोनल्ड ने दे दी, KFC ने दे दी, आप हम वो फ्रेंचाइजीज नहीं दे सकते ना, ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग की एक नई शेप आई, और ये आई 19वीं सदी में ना, पिछले साल। तो इसके ऊपर हमारी बुक्स है। तो इसलिए ना मुख्तलिफ जो है वो शेप इख्तियार करके फिर ये इस शेप में। तो हमारी जो फ्रेंचाइज है, इसको कहते हैं पर्सनल फ्रेंचाइज, ज़ाती फ्रेंचाइज। अब ये जो दूसरी फ्रेंचाइज है, टेलीनॉर की आप लेना चाहते हैं, वारिद की लेना चाहते हैं, इसमें आपको मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए। लेकिन ये जो हमारी पर्सनल फ्रेंचाइज है, इसको हर आदमी ले सकता है, ठीक है। हर वो आदमी ले सकता है जिसके पास, जिसको अल्लाह ने बैकग्राउंड दिया हुआ है, जिसके पास 2 बंदों को बिठाने की जगह है, 3 बंदों को बिठाने। इसको पर्सनल फ्रेंचाइज। इसमें क्या चाहिए? कोई टैलेंट नहीं चाहिए, दो नॉलेज नहीं चाहिए, और कोई टैलेंट नहीं चाहिए, ठीक है। कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, अपने साथ हमें करना है, और इसमें कोई हमें सरमाया भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से ये पाक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप अपने ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की मदद से। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग को शायद समझने से पहले हम ना आपको पर्सनल फ्रेंचाइज डायरेक्ट सेलिंग से समझने से पहले हम ना कन्वेंशनल मार्केटिंग का तरीका हम डिस्कस करते हैं ना, जिसके बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि ना, जिसको इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कन्वेंशनल मार्केटिंग ना, ये इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये कन्वेंशनल मार्केटिंग में क्या होता है? प्रोड्यूसर चीज़ बनाता है, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, होलसेलर आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, इसमें सेल्स पीपल आते हैं, रिटेलर्स आती है, शॉप आती है, चीज़ $25 की होगी। फिर इसमें एक और शुबा आता है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो $10 की चीज़ बनी थी, इतने सारे हाथों से होती यूज़र वो कितने की लेता है? $25। $15 किधर गए? इन सब की देती। इनको क्या कहते हैं? मिडल मैन, ठीक है, मिडल मैन, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम है शादी, इस सिस्टम की वजह से जो दौलत अनइक्वल तकसीम हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही है इस सिस्टम की वजह से, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ना, ये किसी को भी फायदा नहीं दे रहा, यूज़र को तो नुकसान कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें यूज़र सबसे ना पिस्ता बजा रहा है ना, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ खरीदी, पेन खरीदी, बुक खरीदे, इसी सिस्टम में। मैंने मोबाइल खरीदा, ठीक है, ठीक, इसी सिस्टम से। बस दुनिया का जो निज़ाम है वो इसी सिस्टम से चल रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम, ठीक है। तो इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको अफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बताता हूँ, जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शायद क्या होता है, ये प्रोड्यूसर है और ये यूज़र, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या किया गया शायद बीच में से क्रॉस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं पर्सनल फ्रेंचाइजिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, ठीक है। कैसे ये ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको क्या करना है। यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर से डायरेक्ट चीज लेंगे, आप दुकानदार से नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, कस्टमर मेक द वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखिए, कस्टमर चीज़ को इस्तेमाल करेगा, उसे अच्छी लगी, कस्टमर को बताएगा, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ चलिए कौन सा मोबाइल लूँ, आप कहते हैं यार तुम इस तरह करो, क्यों मोबाइल ले। अब मैं ऐड को नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा? आपको, आपकी वजह से मैं, क्योंकि आपको क्यों मोबाइल ने बेनिफिट दिए, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जिसकी वजह से दुनिया के अंदर 60 to 80% सेल्स वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है, एडवर्टाइजमेंट से कम सेल्स हो रही है। तो इस वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, वो अगले आने वाली दिहाइयों में पावर बनने जा रहा है, बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसमें एक और चीज़ होती है, कस्टमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखिए,
इस सिस्टम में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ किसी प्रोडक्ट का, क्या ख्याल है आपका? 1-2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ? बिलियंस ऑफ रुपी चाहिए। कोई थकी हुई भी चीज़ है ना, उसके लिए मुझे बिलियंस ऑफ रुपी चाहिए, ठीक है, 20, 30, 40, 50 लाख। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय की और वो इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे बन सकता है। भाई किसको ऑफिस किसको बनाना है? ब्रांड को बनाना है। फॉर्चुनेटली नहीं होती, क्योंकि अब देखिए हाथ में इतने हाथ, कहीं पे भी जालसाजी हो सकती है। वो एकदम से होता है लिवर ब्रदर्स की बहुत सारी चीज़ें उधर बन गई है बड़ा में, और यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी सही है, कौन सी सही नहीं है। तो उन्होंने एक टीम तश्कील की है जो मार्केट से जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो उठा रही है और उसके ऊपर चेक कर रही है, क्योंकि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं, क्यों? यूज़र डायरेक्ट फैक्ट्री से लेगा, बीच में चैनल नहीं है। फिर एक और इसका बेनिफिट है, बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ट्रस्टफुल, कि ये जो बिजनेस है ना, यहाँ पे जब आपकी प्रोडक्ट प्रमोट होगी ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, ये किस पे बेस करेगा? आपके हेल्थ कैप आपके ऊपर, ठीक है। आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपका जिन लोगों पे ट्रस्ट है आप उनको प्रोडक्ट बताएंगे, जिस पे ट्रस्ट नहीं है, इस बिजनेस के फैलने की वजह ये है, इस बिजनेस के फैलने की जो सोर्स है ना वो सिर्फ एक है, वो है ट्रस्टफुल लोग, बस। यार मुझे प्रोडक्ट को छोड़े, मुझे जो शादी की जो बात की है, मुझे उन पे एतमाद है, और वो कोई भी चीज़ बगैर चेक किए किसी को रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। तो इसका जो सर्कल है वो ट्रस्टफुल लोगों के ऊपर जो है वो बेस करता है। ये मुझे चाहिए। यहाँ तक कोई सवाल आपका? इजी है? इजी है। अच्छा, आगे चलते सर। अच्छा, तो अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है जिसको पर्सनल फ्रेंचाइज करते हैं, ठीक है, इसकी जो है पाकिस्तान में लोगों ने इस बहुत प्यारा कंसेप्ट है ना, लेकिन इस कंसेप्ट को ना तोड़ मरोड़ के पेश किया और इसको ना मिस यूज़ किया, बड़े बुरे तरीके से मिस यूज़ किया। मतलब इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की दो शक्लें हैं, एक नंबर 1 कंपनी से और एक नंबर 2 कंपनी से ना। तो यूज़र को हमें एजुकेट करना है कि तुम गलत हाथों में ना जाओ ना, गलत तरीके से लोगों को अपना जो सही पैटर्न है उसके मुताबिक आप जो चलो। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है सिस्टम, इसके बारे में मैं आपको ग्लोबल फिगर्स जो है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये अलहमदिल्ला डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये दूसरी जगह के बाद बनी यूएसए के अंदर, इसका इदारा है डीएसए, डायरेक्ट सेल एसोसिएशन। इसको कंट्रोल करता है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन। तो डीएसए के नाम से 60 कंट्रीज में इदारे बन गए ना, डीएसए अमेरिका, डीएसए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डीएसए जर्मनी, डीएसए जापान, इंडोनेशिया, डीएसए इंडिया बन गया, डीएसए बांग्लादेश बन गया, लेकिन डीएसए पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे नहीं बना। बस यहाँ पे परवाह नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं है, किसी ने जरूरत ही नहीं समझी ना। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ना पाकिस्तान में बढ़ेगा ना, जैसे जैसे शौर आएगा लोगों में ना, ये बढ़ेगा। अच्छा, तो ये 60 जो डीएससी है ना, डिफरेंट कंट्री, उनको जो कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डीएससी है ना, ये क्या करता है, ये जो कस्टमर है ना, इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसके राइट्स को ना ये वो करता है, प्रोटेक्ट करता है कि इसके साथ चीटिंग हो। तो अभी 10,000 से ज़्यादा कंपनी से जो डायरेक्ट सेल के साथ मुस्लिम है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि पहला क्राइटेरिया ये होता है कि यूनिक प्रोडक्ट होनी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, फिर डीएसएस को रजिस्टर करता है, और दूसरा ये डिमांडेबल प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट की डिमांड, और दूसरा ये कि उनकी सप्लाई में मसला ना हो। तो ये 3 चीज़ें पूरी होती हैं तो डीएसए उस कंपनी को अपने साथ रजिस्टर कर देता है, उसको अपना सर्टिफिकेट दे देता है, यू आर अप्रूव्ड बाय डीएसए, ठीक है। तो डीएसए से आप अप्रूव्ड है, आप जो है पूरी दुनिया में आप रिलैक्स होकर काम कर सकती है और अपने साथ जो है ना ये अपना लेबल जो है ना हमारा लगा सकती है। और ये ना 1 साल के लिए अगले साल के लिए फिर वो दोबारा अप्रूव देगा, अगले साल के लिए, हाँ यस, ताकि कोई ना इसके कॉन्सेप्ट में मिस यूज़ ना कर सके। अब शायद पूरी दुनिया की फिगर एशिया पैसिफिक के अंदर सबसे ज़्यादा है, 52 मिलियन लोग इसके साथ जुड़े हैं। तो हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में एशिया इज़ हॉट केक। तो मतलब हम लकी है बहुत ना, एशिया में डायरेक्ट सेलिंग बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रही है, और उसकी वजह 2 है बड़ी वजह, एक है बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और दूसरा बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो हमारे पास इन दोनों का हल है। बेरोज़गारी का हमारे पास सोल्यूशन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बेरोज़गारी का हमारे पास जो है वो, बीमारी का हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अच्छा, तो यूरोप के अंदर 11.4 मिलियन है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 16.3 मिलियन है,
साउथ सेंट्रल अमेरिका के अंदर 10.4 मिलियन है, अफ्रीका मिडल ईस्ट में 1.4 मिलियन है, अदर रीजन में 8.4 मिलियन है। तो चलिए आप ना इन सबको जमा करें ना तो ये 4.8 मिलियन बनती है। एशिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, तो फिर भी एशिया की फिगर जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम एशिया के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है सर, तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन 1 to 1 यहाँ पे मुकम्मल होगी। आगे फिर कंपनी का इंट्रोडक्शन है वो आगे OPT के अंदर जो वो करेंगे। तो ये मैंने आपको स्लाइड्स प्रेजेंट कर दी थी। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं करने देती क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, कोई सवाल हो। ठीक है, ये भी सही आ गया।